उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद रावत मनकोटी अपने सहयोगी धर्मेंद्र थपलियाल के साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली, जहां की आज अलकनंदा पत्रिका के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया। साथ ही एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी गुलदार से त्रसित उत्तराखंड के संबंध में थी। यहाँ पे आए हुए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने जहाँ एक और अलकनंदा साहित्यिक पत्रिका की अविरल बहती हुई धारा के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए और पत्रिका के संपादक विनोद ढोंडियाल को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर जो गुलदार से त्रस्त उत्तराखंड के संबंध में जो गोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसमें समाज सेवी सुधीर सुंदरियाल, समाज सेवी अनुपंत जैसे लोग जो कि उत्तराखंड में जो गुलदार से के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस समस्या के निदान के लिए निरंतर सरकार पे अपना दबाव बनाए रखे, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अनुपंत ने पिछले 2 साल में लगातार जनहित याचिकाएं जो है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर की हुई है। उस संबंध में भी उन्होंने लोगों को अवगत कराया और साथ ही लोगों को जागरूक होकर एक मंच पे आकर इस समस्या के निदान के लिए आगे आने का एक आह्वान किया है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब तक निकलता रहा, अब भी उसके अंक आते हैं, लेकिन छोटे से पन्नों में भी पहाड़ की चिंताओं को व्यक्त करना, समझाना, बताना। शेखर पाठक ने अपना पूरा जीवन क्यों दे दिया पहाड़ के लिए? वो एक अलग स्तर पर उसको ले गए और उन्होंने बताया कि पहाड़ पत्रिका मेरे संसाधन है तो मैं वर्ष में 1 या 2 अंक निकालूंगा, आपके पास संसाधन है आप 12 अंक निकालिए। 50 अंक पूरे हो चुके हैं और 91 अंक का हमने अभी विमोचन किया है। तो पूरी टीम को, उनके साथ पूरे जितने भी हमारे लेखक हैं, हमारे साहित्यकार हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो रजनीश जी कहा था कि और भी जुड़े इसके अंदर, तो मैं सभी से अपील करूंगा कि और लोग भी यहाँ पर जुड़े इसमें और अपना अपना जिस तरह का भी किसी ग्रुप में किसी तरह का सहयोग हमें दें। मैंने अपनी जो है हमारे यहाँ पहाड़ के काफ़ी लड़के हैं, तो मैं सबको जो है मेरे खतौनी भी सबसे पहले मैगजीन लोग रोज आते हैं, मैं खतौनी इतने पहाड़ी लड़के सबको लेके तो मतलब पड़ोस को जाते कुछ न कुछ तो ज्ञान मिलेगा तुम्हारे तो आने जाने वाली चीजें हैं। शायद आज के दिन के लिए इससे और कोई बढ़िया मैसेज हम लोगों के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप ढोंडियाल जी वो शख्स थे जिन्होंने शब्दों के माध्यम से अपनी कहानियों की, उपन्यासों की, नाटकों की शुरुआत की। शब्दों से हम सब लोगों को एकजुट रखा। तो वो पाठकीय दृष्टि को कितना ज्योतित करती है, कितना आगे ले जाती है, ये भी उस टीम पर निर्भर करता है। इसके बहुत सारे अंक ऐसे भी मैं पढ़ पाने का सौभाग्य पा सका, जिसमें मुझे पहाड़ की उन समस्याओं का पता लगा जिनका पता नहीं था। तो एक पत्रिका जो अपने 50 साल पूरे कर चुकी है, बीच में अवरोध भी आए हैं, वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। एक पत्रिका है हंस। हंस एक दलित चेतना या स्त्री चेतना, इन सब हिस्सों में बटी हुई है। दलितों को एक सब्जेक्ट दे दिया कि तुम टारगेट बनाओ सवर्णों को, स्त्रियों को एक टारगेट दे दिया कि तुम बुराई करो पुरुषों की, आदिवासियों को और ग्रामीण लोगों को ये एक टारगेट दे दिया कि शहरी लोगों के क्या कहते हैं उनके खिलाफ तुम्हें खड़ा होना। जबकि ये सब चीजें मुख्यमंत्री चाहे हरीश रावत जी चाहे धामी जी हर एक यथमन पत्र भेजी, बल्कि एक दिन अनुपम याद होती मुख्यमंत्री डीएम का मार्फत मुख्यमंत्री से पत्र देना अपना गोवा, और जब वापस अपना गांव आना चाहे 2 जगह हमसे गुलदार दिखे। गुलदार कतका सामान्य रूप से, कतका भयंकर रूप से, कतका आवाज बोली कि एक दिन हम 2 गुलदार हमसे दिखेंगे अलग अलग जगह। हम तो लगातार देख रहे हैं जो लोग लगे फील को पेज देख दो कहीं बार में बाघ और गुलदार का कहीं बार वीडियो डले मिले। हम जो इन गुलदार के लड़े लड़ना पड़ेगी। एक 12 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर
और वो मांग पत्र मुख्यमंत्री थे दिन बाई हैंड दिन और एक औपचारिकता वो जो डीएम का माध्यम से वो सब भी दी। दुर्भाग्य ये हो कि आज तक वे पर कोई बड़ो एक्शन नहीं हुआ की चिंता सब कर रहे हैं, उसमें से ये बहुत बड़ा मुद्दा है बाघ। जो आज पीड़ा है पहाड़ की, वो आपने पंजी के भावनाओं में देख लिया होगा। ये मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, किसानों के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत सारी तकलीफें वहाँ पर हो रही हैं। मूलतः पहाड़ पे जो भी खेती हो रही है, अब उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। एक महिला खेत में काम कर रही है, उसके पास उसका पति फौज में है या कहीं बाहर कार्यरत है, वो उसकी सास है, ससुर है, 2 बच्चे हैं, गौड़ी है, एक कुत्ता है, और वो जंगल जाती है, लकड़ी लाती है, पानी लाती है, खेतों में काम कर रही है। अचानक एक दिन शाम को बाघ उसको खा जाता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, उसकी कल्पना करिए कि जो महिला पूरा घर चला रही है, व्यवस्थाएं चला रही है, अचानक वो चली गई। अब उन 2 बच्चों को कौन देखेगा, उनके सास ससुर को कौन देखेगा, उस गाय को कौन देखेगा। स्वरूप जी जब दिल्ली से ईस्ट विनोद नगर शिफ्ट हुए, उसके बाद ही उनसे एक बार अचानक सड़क पर मुलाकात हुई। अलकनंदा पत्रिका के प्रकाशन के समय उत्तराखंड में पत्रिकाओं की जो स्थिति रही है, थोड़ा सा उस पर भी हम गौर कर लेते हैं। अलकनंदा जब प्रकाशित हुई, उस समय एक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका ही थी, जिस पत्रिका में पहाड़ के लेखक, कवि, कहानीकार अधिक छपते थे। कोई ऐसी पत्रिका नहीं थी, खासतौर पर दिल्ली से निकलने वाली, कि जिसमें पहाड़ के लेखकों की रचनाएं छपती। हाँ, उत्तराखंड से जरूर कुछ पत्रिकाएं छपती थी, जैसे युवाणी अब भी छपती है। देखिए, भानु धमीजा की एक किताब है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो डेमोक्रेटिक बेसिस में जो भी हो, परंतु उसमें एक कहानी है। उसमें उस कहानी का सारांश यह है कि एक औरत है, उसके पिता को, उसके पुत्र को और उसके बेटे को जंगली जानवरों ने मार दिया, और उसके बाद भी वो उसी गांव में रहती है। उससे पूछे जाने पर कि वो उस जगह को छोड़ क्यों नहीं देती, अपने पूरे परिवार के समाप्त होने के बाद भी वो वहाँ पे क्यों रहती है, वो कहती है कि यहाँ का जो शासक है ना, वो सही है, शासन सही है, अत्याचारी नहीं। हमारे पास ये सवाल है क्या हम इसी वजह से अब पहाड़ में टिके हैं? क्या यही बिंदु है हम लोगों को वहां पर वापस रखने का? क्योंकि हालात खराब है। जंगल बिके, हमें पता नहीं चला, जायदाद हमसे छिन गई, हम चुप रहे, हमने बोल नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चला। नदियां सूख गई, हम खामोश थे, हमारे खेत पेड़, हमारा अधिकार छिन गया, हमें पता भी नहीं चला। जीवों और खासकर तेंदुओं को खौफ में जी रहे हैं। मनुष्यों की हिफाजत के प्रश्न पर सरकारें कहाँ खड़ी हैं, और जो बाकी स्टेक होल्डर हैं वो कहाँ खड़े हैं। वन्य जीवों का संरक्षण जो है वो कोई एक तरफा प्रश्न नहीं हो सकता, और यही सबसे बड़ा प्रश्न भी है। इस पूरे इकोतंत्र को बहुत गहराई से समझते हुए इस जनहित के सवाल को सड़क से लेकर और अदालत तक जो हमारे साथी इस लड़ाई को ले गए हैं, वो अनुपंथ देहरादून से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे रहते बेशक देहरादून में हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र पूरा पहाड़ है, और जब कभी मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो वो जरूर या सोशलिस्ट या फ़ोन पर उनसे मेरा वार्तालाप हो जाता है, और वो नए नए तथ्यों के साथ में मेरा ज्ञान भी बढ़ाते हैं और साहस भी देते हैं। हमारे बीच में अनुपंथ जी हैं। अनुपंथ जी उत्तराखंड में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे निरंतर अपनी पहचान बना रहे हैं और बना भी चुके हैं। और उत्तराखंड जो इस समय जंगली जानवरों से त्रस्त है,
उसके विषय में वो लगातार जो है हाई कोर्ट में जन याचिकाएँ डाल रहे हैं। तो आज यहाँ अलकनंदा मैगजीन का जो ये है 50वां साल है, यहाँ उनको एक विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। अनु जी, जो उत्तराखंड की स्थितियाँ हैं आज के टाइम पे, मैं आप सोशल एक्टिविस्ट हैं इसके बारे में, तो आप क्या देखते हैं जंगली जानवरों के, जिसके बारे में आप लगातार जनहित याचिकाएँ डाल रहे हैं कोर्ट में, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा भिन्न तरीके से लेके अगर मैं समझाना चाहूँ तो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। हमारे पास केवल एक ही सवाल था कि हमारे यहाँ मृत्यु हो रही है और उन मृत्यु के डर से हमारे काम रुक गए, हमारे खेतों में काम नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारे यहाँ अगर आपको पता हो, पहाड़ में 3 बजे के बाद एक तरह से लाइफ लाइन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि 3 बजे के बाद घर जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती। जो व्यक्ति बाज़ार में, उसको घर अपने पैदल ही जाता है, वो अपना सामान लेके घर जाने में वो 10 बार सोचता है। 3-3, 4-4 दिन तक गांव से बाजार तक कोई आ नहीं रहा है, केवल इसी तरह। तो आप ये समझने की चेष्टा कीजिए कि हम लोगों की मौत के अलावा किन किन दायरों में हमारी मौतें हो चुकी हैं। अब ऐसे में इस अब नज़रिए बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम उस जगह पर हैं ही नहीं। हम केवल एक ही जगह पे हैं कि हम मर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। समाज ने जब ब्यूरोक्रेट्स से सवाल उठाया, अब इसमें मैं सरकार को भी एक इसका हिस्सा इसलिए नहीं मानता, क्योंकि ये जो जितने भी जवाब है ना, ये कानून की तरह से हम लोग त्रस्त हैं। कानून कहता है कि आप दूसरे जानवर को नहीं मार सकते, जो आपको मार भी रहा है, आपका खून भी पी लिया, तो भी सरकार बोलेगी तो ही मार सकते। आपके खेत में वो सामने आपकी गाय मारा, बछड़ा मारा, आप उसे भगा दो, अगले दिन वो फिर अटैक करेगा, फिर भगा दो, पर आप मार नहीं सकते जब तक नहीं तो डीएम आपको उठा के जेल में डाल। हालात इतने बुरे हैं कि जिनकी गाय मर जाती है, सब कुछ सरकार ने एक पारितोषिक घोषित किया है। उसके लिए जब आप चिट्ठी लिखते हैं, रेंजर के पास चले जाते हैं ना, और रेंजर क्या करता है, कहता है कि भाई तेरी गाय दूसरी बार मर गई, अब मैं तेरे को लिख के नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि तुम अपनी गाय बाहर क्यों छोड़ दो। अरे भाई, हम बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। हमारे यहाँ तुम तो आज पैदा होकर आज सरकार बना रहा, हमारे 100 सालों से हमारे यहाँ गाय उसी तरीके से हमारे क्षेत्रों में विचरण करती है। वहाँ पे जानवर नहीं आता था, वहाँ पे बाघ नहीं आता था, वहाँ गुलदार नहीं आता था, वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। जैसा कि दिल्ली के ये शहर आपका रेजिडेंशियल एरिया हो। हम अपने खेतों में हमने अपनी गाय छोड़ी। हमारे साथ सुधीर सुंदरियाल जी हैं। सुधीर सुंदरियाल जी भरू लघु फील गुड संस्था जो एक ट्रस्ट है चौबेटा खाल में है, और पूरे उत्तराखंड में ये नए प्रयोग कर रहे हैं, खेती से जुड़े हुए भी, स्वरोजगार से भी जुड़े हुए। आज ये अलकनंदा के 50वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि के तौर पे दिल्ली में यहाँ उनको आमंत्रित किया गया है। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अलकनंदा परिवार में। आपको कैसा लग रहा आज? धन्यवाद मनकोटी जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अलकनंदा के 50 वर्ष पूरे हो गए, 51वें वर्ष में अलकनंदा प्रवेश कर चुकी है। तो इसके जो वर्तमान संपादक हैं विनोद ढूंढिया जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरा सौभाग्य रहा है कि इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया है। मैं गढ़वाल क्षेत्र में विकासखंड पोखरा के ग्राम डबरा से हूँ, और वहाँ पे कृषि, बागवानी, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ का जो भी मुद्दा, वहाँ पे जो भी मुद्दा है, उस हर मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। और सौभाग्य ये है कि भले भले लोगों से फील गुड बना हुआ है, और उन भले लोगों की सहभागिता से ही हम ये कृषि, बागवानी, शिक्षा के क्षेत्र में बंजर खेत, आबाद प्रमोशन, ये सारे काम कर रहे हैं। सुधीर जी, जैसे कि आप निरंतर इस स्वरोजगार और इस खेती बाड़ी से संबंधित जुड़े हुए हैं, आपको आज के समय में जबकि आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में खेती जो है निरंतर सिमटती भी जा रही है, चाहे उसके कारण जंगली जानवर हों या लोग थोड़े से इससे विमुख हो गए हों, आप क्या समझते हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए और सरकार को कैसे जगाना चाहिए, लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए? मुझे सर्वप्रथम यही लगता है कि जो भी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कृषि बागवानी से संबंधित, उसमें सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी कमी मुझे दिख रही है वो इस जागरूकता की कमी, और उस जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए ना तो सामाजिक स्तर पर कोई बड़े प्रयास हुए हैं और ना ही सरकार के तौर पे कुछ बड़े प्रयास हो रहे हैं। जो पहाड़ हमारे प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं और वो रोज़गार के कई अवसर लोगों को दे सकते हैं, वो पहाड़ जो है आज वहाँ का युवा जो है उन अवसरों में अपने रोज़गार की तलाश नहीं कर रहा है, बजाय वो शहरों में भटक रहा है। तो अगर हम क्योंकि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती रहती है, तो उस
एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे जो वनस्पति उगती है, जो साग सब्जी वनस्पति पेड़ पौधे उगते हैं, उनकी मोनोपोली पहाड़ को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कूट कुटकी या कोई भी जड़ी बूटी देखें तो बहुत बड़े संसाधन हमें उपलब्ध हो सकते हैं, और वो केवल पहाड़ी क्षेत्र को हो सकते हैं, मैदानी क्षेत्र को नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है अगर जागरूकता पर जोर दिया जाए, लोगों को विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से साग सब्जी उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन और भी कई तरह के आजकल बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकी ये सब कुछ आ चुकी है, अगर इस सब से हम जागरूक करें तो मुझे लगता है कि रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन हमारे पहाड़ बन सकते हैं। लेकिन सरकार इतना नहीं सोच रही है। सरकार, मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, लगभग हमारी जूत, पहाड़ की जूत जो कृषि बागवानी के लिए है, वो लगभग उतनी है या थोड़ा सा ज़्यादा है इजराइल की थोड़ा कम है, पूरे उत्तराखंड से थोड़ा सा कम है। लेकिन इजराइल का अगर उत्पादन देखा जाए तो कई गुना ज़्यादा है। तो क्यों कई गुना ज़्यादा होने पर लाखों लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। तो केवल ये जागरूकता की कमी है, वैज्ञानिक और जो बाकी और तकनीकी उसकी कमी के कारण ही हम लोग पिछड़ रहे हैं। अगर इस सब कुछ सरकार भी सोचे और जागरूक आदमी थोड़ा मोटिवेट करें तो मुझे लगता है कि रोज़गार के बहुत सारे साधन हम जुटा सकते हैं। हमारे बीच में सुषमा विज्ञान ध्यानी जी हैं, जो कि लगातार अलकनंदा पत्रिका को कई वर्षों से जो है इसमें एक संपादक के तौर पे, कार्यकारी संपादक के तौर पे ही अपना सहयोग दे रही है, और निरंतर समाज की जो इस टाइम जो मुश्किल कार्य एक पत्रिका को निकालने में आ रहा है, लेकिन उससे जूझते हुए लगातार पत्रिका को निकाल रहे हैं। और आज इस समारोह में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सुषमा जी, आज के इस समारोह के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। हाँ मनकोटी जी, ऐसा है कि पत्रिकाएं तो बहुत निकलती रही हैं, लेकिन अलकनंदा ने जो ये मुकाम हासिल किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए स्वरूप जी का तो धन्यवाद है ही, और उनका तो विशेष योगदान है ही कि उन्होंने एक पत्रिका को निकालने की मुहिम छेड़ी थी 1973 में। और लेकिन तमाम संघर्षों के बाद भी उन्होंने जो है पत्रिका को छोड़ना, पत्रिका का प्रकाशन निरंतर जारी रखा। हालांकि वह इसके साथ संघर्ष करते करते असामयिक उनका निधन हो गया, लेकिन भाई विनोद ढोंडियाल के प्रयासों से ये पत्रिका निकल रही है। और उसमें मेरी भूमिका जो है, जब मेरी भूमिका वैसे तो पत्रिका के साथ शुरुआत से रही है, जब से मैं देख रही हूँ, लेकिन इस बीच उन्होंने जब से मुझे ये दायित्व दिया कि मतलब आप दीदी इसको देखो, उनका ये कहना था कि एक पत्रिका, तो मैंने भी इसको एक मिशन के तहत लिया, और मिशन के तहत ये मान के चल रही हूँ कि पत्रिका को निरंतर बढ़ते रहना है और हमें इसको निकालते रहना है। बाकी हर साल एक कार्यक्रम स्वरूप जी के स्मरण के साथ होता है, तो हमारा ये उद्देश्य अब आगे बन रहा है कि एक 50 साल की यात्रा इस बार पूरी की है पत्रिका ने। इस साल नहीं, बल्कि उसको तो 51वां साल हो गया। 2023 में जो है पत्रिका को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो इनके अपने व्यक्तिगत कई कारणों की वजह से जो है पिछले साल कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया। ये स्वर्ण जयंती का, इनका स्वर्णिम यात्रा का जो कार्यक्रम था, तो अब इस बार ये कोशिश हुई कि हम इसी निमित्त, चाहे जिस भी रूप में है, कम से कम एक इस चीज़ को ज़रूर जोड़े कि इस पत्रिका ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी अपनी यात्रा को, स्वर्णिम यात्रा को जारी रखा है, और यात्रा निर्बाध होती रहे, इसके लिए हमारी कोशिशें लगातार रहती हैं। तो मैं इसके कंटेंट पार्ट को मैंने विनोद जी से कहा है कि आप इसका बाकी वाला देखिए, लेकिन कंटेंट के हिसाब से मैं इसको बराबर, मेरी कोशिश रहती है कि ये समृद्ध होता रहे। और मुझे लगता है कि इस बीच जो इस पत्रिका को से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसको देखते रहे हैं, और पत्रिका उनको लगता भी ज़रूर होगा कि इसके कंटेंट में जो है काफ़ी बदलाव आया है। आज भी हम केवल स्मरण के रूप में केवल इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं, आज के आयोजन में भी जो आज का हमारा कार्यक्रम हो रहा है, कि हम केवल स्वरूप जी के योगदान को उस रूप में याद रखें। वो तो सब पता है हमें कि उनके ही योगदान से, उनकी ही जिजीविषा की वजह से जो है हम इस आयोजन को आज यहाँ कर रहे हैं। लेकिन चूँकि स्वरूप जी की स्थिति ये थी कि वो पहाड़ के जन सरोकारों से उनका जुड़ाव था, साहित्यिक तो था ही था, पत्रिका तो मूल रूप से उन्होंने साहित्य के हिसाब से शुरू की थी, लेकिन उनका सामाजिक दायित्व भी इस रूप में बना हुआ था।
हमारे साथ विनोद ढोंडियाल जी हैं। आज अलकनंदा पत्रिका जो साहित्यिक पत्रिका है लगातार 50 वर्षों से यहाँ साहित्य की सेवा में निरंतर अबाध रूप से छप रही है और विनोद ढोंडियाल जी इसके संपादक हैं और जो स्वरूप ढोंडियाल जी के निरंतर कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है जो कि ये 50वीं सालगिरह के ऊपर है अलकनंदा पत्रिका की। विनोद जी, आज पत्रिका को 50 साल हो गए, इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि स्वरूप ढोंडियाल जी ने जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से इस पत्रिका की शुरुआत करी थी 1973 में, तो उसको हम उस मंशा और उस उद्देश्य से आगे लेके चल रहे हैं। और उनका एक यही उद्देश्य था कि अपने समाज को एक मंच मिले, अपने समाज में कौन कहाँ पर है, उस उद्देश्य से उन्होंने एक निर्देशिका का भी वो करा था प्रकाशन, जिसमें दिल्ली एक मिनी उत्तराखंड थी और उसके 4 भागों में वो डायरेक्टरी भी छपी, निर्देशिका भी छपी। तो वो उसका उनका उद्देश्य यही होता था कि हमारा आदमी जब शहरों में हम आए हैं तो कहाँ किस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है और वो किसके लिए कितना सहायक हो सकता है, ये एक उद्देश्य था उनका। विनोद जी, आज के समय में साहित्यिक पत्रिका निकालना एक बड़ा ही दुष्कर कार्य है कि आपको पता ही है, आप फिर भी लगातार इसको कर रहे हैं, तो आपको समाज का कितना साथ मिल रहा है इसमें? देखिए, ऐसा है कि समाज का साथ मिल रहा है तभी कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें दिक्कतें हैं बहुत, क्योंकि अब प्रिंट मीडिया तकरीबन बहुत समाप्त हो चुका है। काफ़ी पत्रिकाएँ, काफ़ी अखबार बड़े बड़े प्रकाशित होने बंद हो गए हैं। तो उसमें एक अभाव ये रहा कि विज्ञापनों का अभाव रहता है इसको छापने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस इच्छा शक्ति के कारण कई लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, जिनके पास आज भी अलकनंदा जाती है और बहुत संस्थापक सदस्य इसके हैं, बहुत पुराने। तो उन लोगों की एक सहायता से, उनके योगदान से इस पत्रिका को मैं निकाल पाता हूँ। हालांकि दिक्कतें तो आती हैं, इसमें कोई डर नहीं है, लेकिन देखिए कोई काम करना है तो उसमें कुछ तो जोखिम भी उठाने पड़ते हैं, तो वो जोखिम वो उठा रहे हैं और कर रहे हैं इसका। भविष्य की कोई योजना इसको और बृहद आगे बढ़ाने के लिए? भविष्य की योजना उसमें यही है कि जैसे अभी हम कई लोगों से प्रेरित होते हैं, हमारे बीच समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक उदाहरण बनते हैं, जिनमें कि कई लोग हैं जैसे कि मैंने कन्हैयालाल डंडियाल जी को देखा, उनका संघर्षमय जीवन देखा और मेरा जो पालन पोषण हुआ वो श्रद्धेय स्वरूप ढोंडियाल जी के सानिध्य में हुआ, जिसके ज़रिए मैं काफ़ी ऐसे साहित्यजीवी लोगों से भी मिला, सामाजिक लोगों से भी मिला। तो उनके अंदर जो जुझारूपन था वो यही था कि हमारे लोग कहाँ पर किस उसमें काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो समाज में आए, प्रकाश में आए। और वही उद्देश्य लेके अलकनंदा आज तक चली है, निरंतर चलती रही है और इसमें हमारे समाज का भी बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा है। जी धन्यवाद। जी जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा, ए जावा